जरा छात्र छात्राओं से पूछिए, जो हमने अपने पैनल से बात करी वो छात्राओं की हर मांग को ज्यादातर जायज मान रहे हैं, लेकिन निपुण जी ने कहा कि जी जी बात पारदर्शिता की है। अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए जी तो ये प्रोसेस अच्छा है, पेपर लीकेज रुकेगा। लेकिन इन बच्चों का कहना है, जो मैं सुबह से आपने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी, वो कह रहे हैं कि धांधली ज्यादा होगी। तो जरा मुझे छात्र छात्राएं अगर बता सके कि उनको क्यों लगता है इसमें धांधली ज्यादा होगी इस प्रोसेस में, और वो ट्रांसपेरेंसी को क्यों नहीं मान रहे, वो तो उनके हक में रहेगी। बिल्कुल। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर छात्र छात्राएं यही कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसी वजह से ऐसी स्थितियां आ रही हैं। सर, ट्रांसपेरेंसी को लेके ही इश्यू है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है हम उसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो मानकीय विषयों के लिए नहीं है। जहां तक हम लोगों का सोचना है, ये ज्यादातर जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं वहां ये सक्सेस होता है। मानक नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका नेचर है, हमारे सिविल सर्विसेज का, स्टेट सिविल सर्विसेज अलग है। यहाँ पे दो पेपर होते हैं, पहला जीएस का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस के मार्क्स काउंट होते हैं। पर जो सेकंड पेपर होता है सीसेट, वो क्वालिफाई होता है, क्योंकि आयोग ने पहले इसमें ये नियमावली रखा है कि जो 33 क्वेश्चन करेगा 100 में, वो क्वालिफाई करेगा। इसमें सबसे बड़ा टेक्निकल इश्यू ये आएगा कि अगर कोई लड़का इनके आंसर की से, आयोग के आंसर की से अगर उसके 38 क्वेश्चन सही होते हैं और वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अगर बाहर हो जाता है, तो वो इस चीज को लेके कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। तो इस बेस पे ये पूरी हो सकती है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगे, ना आयोग इस पे सही जवाब दे पाएगा और वो लड़का अपने हक के लिए कोर्ट में जाएगा। तो इससे ज्यादातर लड़के जो प्री क्वालिफाई किए होंगे उनको नुकसान है। फिर ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई आधार नहीं है, मानकीय विषय है। जीएस में हम अगर 5 से 6 सेट पेपर बनाते हैं तो हम उसको किस आधार पे नॉर्मलाइज करेंगे? क्या हम 2-3 सेट में अलग अलग युद्ध की बात करेंगे? क्या हम पानीपत, क्या हम घाघरा के युद्ध की बात करेंगे? उसमें हम कैसे बताएंगे कौन सा युद्ध कठिन था, हार्ड था, उस पेपर में क्वेश्चन, कौन से पेपर में ये क्वेश्चन इजी था? तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का कोई भी स्टैंड अप वो वहां पे नहीं बन पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आयोग के इस कदम पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आयोग ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमने वन डे वन शिफ्ट एग्जाम का कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए हम 2 दिन में करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक था, तो आपने वन डे वन शिफ्ट एग्जाम के लिए पहले प्रयास क्यों किया? और अगर आपने प्रयास किया तो आपको उस पर ही रहना था। आपको अगर आयोग का जो कहना है कि हमारे पास कैंडिडेट्स इतने ज्यादा है कि अब पहले जैसी स्थितियां नहीं है, इसलिए हमको वनडे की जगह में 2-3 दिन। सर अगर बात, जी सर, अगर बात पहले की स्थिति की करते हैं तो आज से 1 साल पहले 2023 का जो पीसीएस हुआ था वो वन डे वन शिफ्ट में ही हुआ था। कोई ऐसा साल भर में चीजें नहीं बदल गई। अभी भी 5 लाख स्टूडेंट है। आयोग की सिर्फ एक जिद है और एक तरह से भ्रामक वो फैला रहा है, क्योंकि अभी एक सिपाही भर्ती, कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां 50 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, इसलिए वहां पे वजह है कि वहां पे उनको नॉर्मलाइजेशन के तहत कई दिन में एग्जाम कराना पड़ा। लेकिन यहाँ पे पीसीएस पहले भी 5 लाख भरते थे, 5.5 लाख भरते थे, अभी भी भर रहे हैं। और रही बात डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम पहले 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, हम वहां पे एग्जाम करा सकते हैं, लेकिन आपने 41 डिस्ट्रिक्ट की शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है। विजय जी, मैं जाऊं, ये अधिकारी क्या सरकार पर ज्यादा, क्योंकि आप एक तरफ लोग बेहतर स्थिति में कर रहे हैं, 75 जिलों में से सिर्फ 41 लोगों को चुन पाए। क्या अन्य जिलों में बेहतर स्कूल नहीं है? क्या अन्य जिलों में राजकीय जो राज्य विश्वविद्यालय है या अन्य जो टाइप के राजकीय महाविद्यालय, क्या वहाँ एग्जाम नहीं कराया जा सकता? ठीक है, ये तो दिनेश जी आता हूं मैं। बड़ी बात इन्होंने कही कि ये तो सरकार अपनी खामियां मान रही है। मैं उसी सवाल पे जा रहा था। विजय जी, ये सरकार 75 जिलों में क्या पेपर ऑर्गेनाइज करवा के 5.5 लाख टेस्ट नहीं ले सकती है? इतना कमजोर
LIU CBI, हंसने और मजाक की बात नहीं, बहुत 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने अभी बात नहीं की पुष्कर जी, मुझे हंसी आ रही है। जो सवाल आपने किया वो जिन लोगों से होना चाहिए था उसका मैंने उनको जवाब आप बुलाया मुझसे ही नहीं, चाहते। मैंने उनको बुलाया ही नहीं, ना सत्ता देखिए मैं पक्ष ना एक विपक्ष। आंकड़ा बता दूं आपको, एक मोटा सा आंकड़ा बता दूं। देखिए हर चीज का लोकतंत्र में हर घटना का पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। लोकसभा चुनाव के पहले 48 लाख बच्चे पुलिस में भर्ती हो रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया रद्द हो गई। 10 लाख बच्चे आरओ वाले हैं, 10 लाख से ज्यादा। 50 लाख बच्चे ये हो गए, ये सब 18 साल से ऊपर वाले हैं। और जो 2019 और 2024 के लोकसभा में जो बीजेपी का टोटल वोट घटा है वो करीब 72-75 लाख है। सही है, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो अरे political अखिलेश यादव fallout अगर कैलकुलेशन सरकार- आप ही सभी जाने हैं ये। अखिलेश जो यादव political- लगातार बोल रहे थे, 69,000 शिक्षक में भी यही गिनती गिना रहे थे वो। देखिए हाँ, उसका भी असर है। देखिए चीजें क्या है, नैरेटिव कैसे चलता है। हम रोज अगर कहेंगे कि सरकार मेरे साथ बेइंसाफी कर रही, तो मेरे समर्थक कुछ न कुछ बन जाएंगे। हम लोग रोज रो रो के अपना वीडियो डालेंगे, अपनी परेशानी जताएंगे, लाठी खाएंगे, मंत्रियों के दरवाजे दरवाजे जाएंगे, हर जगह पीटे जाएंगे, तो जनता हमारी सिंपैथी में आएगी ही आएगी। डेमोक्रेसी का यही नियम है। और इस प्रदेश में तो अगर किसी खूंखार मुलजिम को जब पुलिस प्रताड़ित करती है तो लोग कहते हैं भले वो साला गंदा आदमी था, माफ करिएगा, भले वो गंदा आदमी था, लेकिन इस तरह से नहीं प्रताड़ना होनी चाहिए थी। तो ये एक तरीके का मनोविज्ञान काम करता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, तमाम मंत्री उसमें बोल रहे हैं कि भाई ये तो सपाई हैं, ये तो फलाने हैं। भैया हर वोटर आपका है। अगर उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को आप अपना नागरिक नहीं मानेंगे तो सपा कोई मंगल ग्रह तो आई नहीं है बस, और कोई उसका बेस वोट तो अचानक बना नहीं है, धीरे धीरे करके बनाया है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रोग्रेस तो साथ साथ हुई है। तो आप एक दूसरे के ही वोट लेते देते रहते हैं और चुनाव जीतते रहते हैं, जिनके पास वोट ज्यादा आ जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, एक आयोग को अगर एक IRS अफसर, रिटायर्ड IRS अफसर अगर चला रहा है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, पारदर्शिता से करना चाहिए। जितनी नैतिकता और आदर्श की बातें वो करता है, उतनी नैतिकता और आदर्शवादी चीजें उसके काम में भी झलकनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि पुष्कर सिंह बहुत अच्छे एंकर हैं और आप एंकरिंग अच्छी ना कर पाए, या आप दावा करें कि मैं अच्छा एंकर हूं और कर ना पाए, तो फिर मतलब ही खत्म हो जाए, फिर दावा खत्म हो जाता है। तो ये जब इन्होंने एक सम्मेलन कराया था कि हम तो पूरा आमूलचूल बदलाव कर देंगे, हम लोग उस सम्मेलन को रिपोर्ट किए थे। लेकिन हम जो चीजें देख रहे हैं, जिस दिन से 50 कापियां निकली PCSJ की, उस दिन से तो मेरा भरोसा एकदम से उठ गया कि ये आयोग अभी भी पंडोरा बॉक्स है और इसमें सुधार की गुंजाइश शायद नहीं है। मुझे लगता है इस आयोग को डिसमेंटल ही कर देना चाहिए, कोई नया विकल्प लेना चाहिए, नए लोगों को रखना चाहिए और उसमें डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लोगों को रखना चाहिए। या फिर कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करिए उसमें, या किसी IAS ईमानदार IAS अफसर को सरकार ढूंढेगी कौन, जैसे 3 IAS महाभ्रष्ट ढूंढे गए थे, वैसे ही 3 ईमानदार IAS ढूंढे जाए और उसमें से किसी को लगाया जाए। नहीं तो इसका समाधान नहीं है। ये प्रॉब्लम सरकार को एड्रेस करनी पड़ेगी। बाई इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें एड्रेस करनी पड़ेगी। फिर अभी जनरल इलेक्शन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आ जाएंगे, उसमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा यूपी का जो एनवायरमेंट है, शांति और सब चीजें होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो प्रदेश की इमेज खराब होगी। बिल्कुल, प्रदेश की इमेज खराब होगी। लेकिन मैं सियासत पे पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये लास्ट राउंड में है डिबेट के, केशव मौर्य इन लोगों के साथ खड़े हो गए। वो ट्वीट उनका आपने देख लिया होगा, यूपी PCS परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थान को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर हैं और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। तो आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल मैं समझ गया जी। ये योगी आदित्यनाथ जी की आवाज है, सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का। उप मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोल रहा है तो मंत्रिमंडल बोल रहा है, मंत्रिमंडल बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते ये योगी जी की भी आवाज है, अकेले केशव मौर्य की आवाज नहीं है। योगी जी के भी राज्य के ये बच्चे हैं, योगी जी भी के लिए भी प्रदेश के असेट हैं, होनहार हैं और इनका उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान है।
तो ये जो आवाज केशव मौर्य ने जो कुछ लिखा है, मैं ये मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आवाज है। नवीन जी, जी, 69,000 का मसला हो, अब इन यूपी पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी में पेपर लीक का मसला हो, केशव जी सबसे पहली आवाज बन के उभरते हैं लोगों की, विक्टिम लोगों की। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो इस सरकार में बड़ी स्पष्ट है पुष्कर जी, कि सब कुछ सामान्य नहीं है। हमने हाथरस वाली जो सूरजपाल जाटव के भागवत कथा में देखा कि मुख्यमंत्री जी अलग जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम अलग जाते हैं, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि वहां लॉबिंग बड़े प्रबल तरीके से हावी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से ये परीक्षा का छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। अब इस सरकार की आप एक चीज देखिए, मैं बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अनुदेशकों की भर्ती हुई है। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इनको मिनिमम मानदेय 17,000 रुपए दिया जाए। आज की तारीख में सरकार 9,000 रुपए दे रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई अपने ही छात्र उन लोगों के खिलाफ, और उसी काम को करने वाले जो आपके टीचर्स हैं वो 70,000 से 1 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं। अधिकांश वर्क आप ले रहे हैं शिक्षा मित्रों से और इनसे अनुदेशकों से। आप कहीं पर भी अपने जो कर्मचारी हैं, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके हाथ पैर हैं, आप उनके साथ न्याय करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे जो यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 8-8, 10-10 घंटे ये लोग पढ़ते हैं। इन लोगों के पास इतना समय नहीं, और जब आप 7 दिसंबर और 6 दिसंबर में एग्जाम कराने जा रहे हैं तो समय ही नहीं बचा इनके पास रिवीजन करने का। ऐसी स्थिति में जब ये आंदोलनरत हुए, तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग को फिर ये परीक्षा आगे रेफर करनी पड़ेगी, पोस्टपोन करनी पड़ेगी, दोबारा से इसकी नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी और दोबारा नई डेट्स आएंगी। इसके अलावा आज नहीं तो कल तरीके का आत्मविश्वास इन अभ्यर्थियों का दिखाई दे रहा है, ये प्रणाली रोल बैक करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, जहां जहां परीक्षा आयोजित करेंगे वो केवल सरकारी विद्यालयों, अरे भाई कोई बिल्डिंग थोड़ी भ्रष्ट होती है, बिल्डिंग थोड़ी पेपर लीक करती है। सुरक्षा व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, एलआईयू आपकी है, इन्वेजिलेटर आपके, सारे लोग तो आपके, नियंत्रक निपुण जी, आपके हैं।